Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 होल नंबर सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3D सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई आपको करना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर के साथ और प्रोडक्ट फाइंड करना है। हिंट भी दिया हुआ है, यानी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है। तो आप इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना चाहें तो करिए, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर सही माना जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ हम लिखते हैं पहले लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है, तो वो डिजिट लिखेंगे जिसकी फेस वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि 9। 3 टाइम्स 9 लिखेंगे, 999। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हुआ, 999। ऐसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कहेगा तो 5 टाइम्स 9 लिखेंगे, 999, यानी 99,999। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा जो हमसे पूछा गया है। यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे मिलता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 999 मल्टीप्लाई करना है 99,999। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज कर सकते हैं हम, जिनमें से एक नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। 99,999 को हम लिख सकते हैं 1 लाख माइनस 1। 1 लाख में जब 1 माइनस कर देंगे तो 99,999 आएगा। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हो रहा है और इसके ऊपर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले 999 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 लाख के साथ होगा। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर 999 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा। तो जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख में कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। तो ये 5 जीरो और यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे और ये बन जाएगा 9,99 लाख बनेगा। और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है 1 की, क्या होती है प्रॉपर्टी, वही नंबर आ जाता है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 999 आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 9,98,99,001। इस तरह से हमने लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है, जो कि आया है 9,98,99,001। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ए कार मूव्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स। एक कार जो है मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड से 75 किलोमीटर पर आवर, इन 1 आवर में वो डिस्टेंस कवर करती है 75 किलोमीटर। याद रखिएगा 1 आवर में वो 75 किलोमीटर कवर करती है। तो 2 आवर में क्या करेगी, और ज़्यादा कवर करेगी, उसका 2 टाइम्स। जितना 1 आवर में कवर करती है उसका 2 टाइम्स। तो पूछा गया है कि 98 आवर्स, बहुत सारे आवर्स हैं, 98 आवर्स हैं, तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमें मालूम है जब 1 की वैल्यू दी हो, जैसे कि 1 आवर में डिस्टेंस की वैल्यू दी है और मैनी के लिए पूछा जाए, यानी यहाँ 98 आवर्स के लिए पूछा जा रहा है, तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिस्टेंस पूछा है तो यहाँ पे किलोमीटर में डिस्टेंस मेजर किया जाता है और वैल्यू भी किलोमीटर में दी है, तो डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा। आइए सॉल्व करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये। स्पीड ऑफ कार दिया हुआ है 75 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 75 किलोमीटर। ये हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1 आवर इक्वल टू 75 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 98 आवर्स क्या होगा, जितना डिस्टेंस वो 1 आवर में कवर करती है उसका 98 टाइम्स हो जाएगा। यानी हम 98 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है तो ये वैल्यू भी किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। तो हम यहाँ किलोमीटर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया जा सकता है।
आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आंसर तो भी सही है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना चाहें तो भी सही है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे क्योंकि चैप्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2, और ये किलोमीटर में ही वैल्यू आएगी क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है। अब 75 का मल्टीप्लाई 100 के साथ होगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 75 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, और ये वैल्यू किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। तो पूरी ही वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये सारी वैल्यू किलोमीटर में आने वाली है। अब यहाँ पर 75 इंटू 100 करेंगे तो 75 100 आ जाएगा, यानी 7500 किलोमीटर, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और ये जो डिफरेंस आएगा ये वैल्यू जो आएगी किलोमीटर में हमें एक्सप्रेस करनी है। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो 7350 किलोमीटर वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स, तो कार विल कवर, और पूरा हम यहाँ पे लिखेंगे तो लिख लेते हैं इसे, हैंस कार विल कवर 7350 किलोमीटर डिस्टेंस इन 98 आवर्स। ये आंसर होगा फाइनल स्टेटमेंट हमारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ए डीलर परचेज्ड 139 VCRs if the cost of each set is 24,350 रुपए, 24,350, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल द सेट्स टुगेदर। तो देखिए यहाँ पर एक डीलर परचेज करता है VCR, जिसमें और कितने VCR परचेज करता है, 139, और यहाँ पर एक सेट की कॉस्ट दी है रुपए 24,350, तो 139 VCR की कॉस्ट पूछी गई है। तो एक की कॉस्ट मालूम है और मैनी की पूछा, मतलब ज़्यादा की पूछा है, 139 VCR सेट की कॉस्ट पूछा है। तो क्या करेंगे, जितने भी कॉस्ट होगी एक सेट की उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 139 से, तो पूरे सेट की वो यानी 139 सेट्स की हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। तो ये सॉल्व करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये। कॉस्ट ऑफ वन सेट ऑफ VCR इक्वल टू रुपए 24,350, तो कॉस्ट ऑफ 139 सेट्स ऑफ VCR क्या होगा, जो भी कॉस्ट होगी एक सेट की उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 139 का, तो ये कॉस्ट रुपए में थी तो ये रुपए में ही वैल्यू आएगी, तो जो प्रोडक्ट आएगा वही 139 सेट्स ऑफ VCR का कॉस्ट होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अलग से मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर, और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट आएगा उसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। तो 139 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, तो 9 0 जा 0, 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 4 31, 31 का 1 3 कैरी, 9 4 जा 36, 36 और 3 39 का 9 3 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 3 21। अब ये 10th प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 3 जा 9, एक 10 का 0 1 कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 का 3 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 100 प्लेस में यानी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 यहाँ पर हो गए, और 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2। अब इन्हें हम ऐड कर लेंगे, तो 0 5 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 5 14 का 4 1 कैरी, 2 प्लस 6, 2 प्लस 3 प्लस 3 8, 2 प्लस 7 प्लस 4 13 का 3 1 कैरी, और ये तो यहाँ पर 33 लाख, तो प्रोडक्ट क्या आया 33,84,650। तो ये वैल्यू रुपए में थी तो रुपए लिखेंगे यहाँ पर, और लिखेंगे 33,84,650। Hence the cost of all the sets together is रुपए 33,84,650। Question number 11, a housing society constructed 197 houses. If the cost of construction for each house is ₹4,04,00,000,
50,000. What is the total cost for all the houses? तो हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है, जो हाउसेस बनाती है, तो उसने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किए हैं 197 हाउसेस बनाए हैं। और एक हाउस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, रुपये 4,50,000। तो जितने भी हाउसेस हैं उनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो एक हाउस की कॉस्ट कितनी है, रुपये 4,50,000। तो 197 हाउसेस की कॉस्ट क्या होगी, वो होगी जितनी भी वन हाउस की कॉस्ट है उसका 197 टाइम्स, यानी वन हाउस का कॉस्ट दिया है, 197 हाउसेस का कॉस्ट पूछा है, वन का दिया मैनी का पूछा, मल्टीप्लाई करेंगे। ये सॉल्व कर लेते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ वन हाउस इक्वल टू रुपये 4,50,000। कॉस्ट ऑफ 197 हाउसेस क्या होगा, जो भी वन हाउस का कॉस्ट है उसका हम 197 टाइम कर देंगे, यानी 197 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 197 हाउसेस का कॉस्ट पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उसी लॉ का यूज करते हुए हम 197 को लिख सकते हैं 200 - 3। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज में दिया हुआ है इस लॉ के बारे में, इसलिए हम इसे यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 4,50,000 का मल्टीप्लाई 200 के साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगा और बीच में माइनस का साइन लगेगा। तो हम यहाँ पर पहले तो 4,50,000 का मल्टीप्लाई 200 के साथ करेंगे, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे और फिर 4,50,000 का मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करेंगे। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और ये वैल्यू रुपए में थी इसलिए रुपए में ही आएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 45 2 जा 90 और कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5 6 जीरो और प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर ये बन गया 9 करोड़ और यहाँ माइनस करेंगे इसको, 45 3 जा 135 और यहाँ पे 4 जीरो है तो 4 जीरो और प्लेस कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 8,86,50,000। तो 197 हाउसेस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, 8,86,50,000। यही आंसर है। स्टेटमेंट बनाना चाहे तो फाइनल स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं इसका, अदरवाइज यहीं पे आंसर लिख के इसको स्टॉप कर सकते हैं। Therefore, the total cost for all the houses is रुपए 8,86,50,000। ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 50 chairs and 30 blackboards were purchased for a school. If each chair costs रुपए 1,065 and each blackboard costs रुपए 1,645, find the total amount of the bill. एक स्कूल के लिए 50 चेयर्स और 30 ब्लैक बोर्ड्स खरीदे गए थे। अब हर एक चेयर का कॉस्ट क्या था, एक चेयर का कॉस्ट था रुपए 1,065 और एक ब्लैक बोर्ड का कॉस्ट क्या है, रुपए 1,645। तो टोटल जो बिल बना अमाउंट का, टोटल अमाउंट का जो बिल में आया वो कितना होगा, यानी हमें ये बताना है कि स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड और चेयर परचेज किए गए हैं तो 50 चेयर्स और 30 ब्लैक बोर्ड्स का कॉस्ट क्या होगा, टोटल अमाउंट कितना होगा। तो 1 चेयर का कॉस्ट दिया है तो 50 चेयर का कॉस्ट हम निकाल लेंगे 50 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह ब्लैक बोर्ड में एक ब्लैक बोर्ड का कॉस्ट दिया हुआ है, 30 ब्लैक बोर्ड का कॉस्ट निकाल लेंगे 30 से मल्टीप्लाई करके। अब दोनों को ही हम ऐड कर लेंगे, दोनों अमाउंट को, वही क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ द बिल होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर की कीमत क्या है, कॉस्ट कितनी है, रुपए 1,065। तो स्कूल ने क्या परचेज की है, कितनी चेयर परचेज की हैं, 50। तो कॉस्ट ऑफ 50 चेयर्स फाइंड करेंगे क्योंकि स्कूल के लिए 50 चेयर्स परचेज की गई हैं।
तो जो भी एक चेयर का कॉस्ट है उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 चेयर का कॉस्ट आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 53,250। स्कूल के लिए जितनी भी चेयर्स परचेज की गई हैं, 50 चेयर्स परचेज की गई हैं, उसकी कॉस्ट पता चल गई है। और क्या परचेज किया गया है? ब्लैक बोर्ड परचेज किया गया है। तो एक ब्लैक बोर्ड का कॉस्ट कितना है? रुपये 1645। इसे लिख लेते हैं। तो 30 ब्लैक बोर्ड्स खरीदे गए हैं स्कूल के लिए, तो उसका कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 30 ब्लैक बोर्ड्स का क्या कॉस्ट होगा? जो कॉस्ट एक ब्लैक बोर्ड का है उसमें हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 30 टाइम्स निकाल लेंगे, तो ऐसे 30 ब्लैक बोर्ड्स का कॉस्ट हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 49,350। तो देखिए स्कूल के लिए 50 चेयर्स खरीदी गई जिसकी कॉस्ट पता चल चुकी है। स्कूल के लिए 30 ब्लैक बोर्ड्स भी परचेज किए गए हैं। तो टोटल हमें कितना पे करना होगा? तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा? इन दोनों को ऐड करने पे जो अमाउंट बनेगा, कॉस्ट ऑफ 50 चेयर्स प्लस कॉस्ट ऑफ 30 ब्लैक बोर्ड्स, इतने का बिल हमें पे करना होगा, यानी स्कूल को पे करना होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ 50 चेयर्स एंड 30 ब्लैक बोर्ड्स का कॉस्ट कितना होगा दोनों का? अगर हम टोटल निकालते हैं तो 50 चेयर्स का कॉस्ट दिया हुआ है रुपये 53,250 प्लस 30 ब्लैक बोर्ड्स का कॉस्ट भी हमने निकाल लिया है रुपये 49,350। अब दोनों को ही हम ऐड कर लेंगे तो वैल्यू आएगी रुपये 1,02,600। इन दोनों को ही कॉस्ट को जब हमने ऐड किया तो इतना है, तो इतने का ही बिल बनने वाला है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे आंसर लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज स्टेटमेंट बना के लिखना चाहें तो स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं। देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल इज रुपये 1,02,600। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 6 सेक्शंस ऑफ क्लास 6 इन ए स्कूल। किसी स्कूल में क्लास 6 के 6 सेक्शंस हैं एंड देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। और हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं? 45 स्टूडेंट हैं। इफ द मंथली चार्जेस फ्रॉम ईच स्टूडेंट बी रुपये 1,650, फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6। तो अगर मंथली चार्ज एक स्टूडेंट का है रुपये 1,650, तो टोटल मंथली कलेक्शन कितना होगा क्लास 6 के लिए? तो हम पहले पता करेंगे क्लास 6 में स्टूडेंट हैं कितने। तो क्लास 6 में 6 सेक्शंस हैं और हर एक सेक्शंस में 45 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? एक सेक्शन में 45, तो 6 सेक्शन में कितने हो गए? 45 इंटू 6। तो पहले टोटल स्टूडेंट्स हम निकालेंगे क्लास 6 में कितने हैं। यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन सेक्शन। वन सेक्शन में कितने स्टूडेंट है? 45। तो पूरी क्लास यानी क्लास 6 में कितने सेक्शन ऐसे? 6 सेक्शंस हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक सेक्शन में जितने स्टूडेंट हैं 6 सेक्शन में क्या होगा? उसका 6 टाइम होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 कहें या 6 सेक्शंस कहें, वो क्या होगा? 45 इंटू 6 करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आता है 270। तो हमें पता चल चुका है क्लास 6 में केवल कितने स्टूडेंट हैं? 270 स्टूडेंट्स हैं। क्लास 6 में 270 स्टूडेंट्स हैं। अब एक स्टूडेंट का मंथली चार्ज कितना है वो लिखेंगे हम। मंथली चार्ज हम फीस समझ सकते हैं कि फीस जो पे करना होता है मंथली वही है। तो मंथली चार्ज कितना है एक स्टूडेंट का वो लिख लेते हैं। तो मंथली चार्जेज ऑफ वन स्टूडेंट कितना पे करता है? रुपये 1,650। तो क्लास 6 का टोटल कलेक्शन कितना होने वाला है? तो क्लास 6 में स्टूडेंट कितना है? 270। तो हमें पता करना है 270 स्टूडेंट्स का मंथली चार्ज क्या होगा। तो एक स्टूडेंट का मंथली चार्ज इतना है रुपये 1,650। तो 270 स्टूडेंट्स का क्या होगा? इसका 270 टाइम्स, यानी 270 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही इसका चार्ज होगा। अब देखिए इसको,
आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन से भी कर सकते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन से कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे यहाँ पर, और ये 1650 इंटू 270 को हम लिख सकते हैं 300 माइनस 30। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1650 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगा, यानी पहले 300 से होगा, फिर बीच में माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई 30 से करेंगे। ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 4,95,000 और यहाँ पर वैल्यू आएगी 49,500। अब इसको जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर आएगी 4,45,500। तो ये 270 स्टूडेंट्स का मंथली चार्ज हुआ, और इतना ही क्या होगा, हम कह सकते हैं इतना ही कलेक्शन होने वाला है क्लास 6 के लिए। तो स्टेटमेंट हम क्वेश्चन की लास्ट लाइन से बनाएंगे, जिसमें लिखा है फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6। तो हम लिखेंगे द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6 इज रुपए 4,45,500। ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। Therefore, the total monthly collection from class 6 is रुपए 4,45,500। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, व्हाट डू यू कंक्लूड। तो टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, टू होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, व्हाट डू यू कंक्लूड। तो हमें मालूम है कि 0 कब आता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या होती है, कोई भी नंबर दिया है सपोज a, और उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बना देगा, 0 बना देगा। किसी भी नंबर, किसी भी होल नंबर को, जैसे 9 ले लीजिए आप, एक होल नंबर ले लीजिए 12, तो आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ही 0 आएगा। दो नंबर का अगर प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो उनमें से एक नंबर 0 होगा तो ही 0 आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नंबर 0 हों तो भी प्रोडक्ट 0 आता है। तो कम से कम एक नंबर 0 हो या दोनों ही होल नंबर 0 होंगे तभी ये प्रोडक्ट 0 आया होगा। तो इसे हम समझते हैं कि जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया उनमें से एक नंबर 0 है या फिर दोनों नंबर 0 है, तो यही लिख देते हैं, तभी प्रोडक्ट 0 आता है। तो इसको हम लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0। उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है 0 आता है। तो बाय द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 वी कंक्लूड दैट उनमें से एक नंबर 0 होगा या फिर दोनों ही होल नंबर 0 होंगे। तो हम लिखेंगे दैट वन ऑफ द होल नंबर्स इज 0। होल नंबर्स इज 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ही वो 0 प्रोडक्ट मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही 0 हो रहे हों, दोनों ही होल नंबर 0 रहे हों, तो भी प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं और बोथ ऑफ द नंबर इज 0, दोनों ही नंबर 0, और बोथ ऑफ द नंबर, जो दोनों ही नंबर थे वो 0 हैं, नंबर इज 0। और आगे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इफ a is any whole number then a इंटू 0 0 होगा या 0 इंटू 0 0 होगा। दो कंडीशन से 0 लाने की। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये लास्ट लाइन लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल से हमने समझा दिया कि मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, या फिर दोनों ही 0 होंगे तो भी प्रोडक्ट 0 आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस से फिल करना है। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज n। तो कोई भी टू ऑड नंबर्स ले लीजिए, सपोज 3 और 5 ऑड नंबर, इनको हम लेते हैं, 3 + 5 8 आता है, यानी क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, इवन नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज n। अब कोई भी टू प्रोडक्ट, अब यहाँ पर टू ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। जैसे 3 और 5 है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 3 5 जब 15। 15 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो यहाँ क्या फिल करेंगे, ऑड नंबर। थर्ड में दिया a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है,
एंड a इंटू ए इक्वल टू ए, तो a की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है a मल्टीप्लाई विथ a इक्वल टू a आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यहाँ से a के उधर जाएगा, तो हमने पढ़ा है कि जब ये मल्टीप्लाई वाला कोई टर्म उधर जाता है तो डिवाइड में आ जाता है, a इक्वल टू a अपान a। अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, a बन जाए a बन जाए, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो आंसर में क्या होगा? a की वैल्यू क्या होगी? हम लिख सकते हैं a की वैल्यू होगी 1। यहाँ पे हम a इक्वल टू 1 लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 3D कंप्लीट कर ली है। तो जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और इसके बाद की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3E हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।